पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो क्लासेस में क्लास नंबर 19 तक हम लोग आ चुके हैं। लगातार आप लोग कमेंट शुरुआत में कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है कि भले ही 100 लोग देख रहे हो, 200 लोग देख रहे हो, एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं प्लीज यहाँ पर कमेंट करिए अपनी अटेंडेंस, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अदरवाइज फिर क्या फायदा है डेली जो है इतनी क्लासेस अच्छी बनाने से, जब आप लोग अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते हैं इसको। व्यूज मिलना या ना मिलना वो अलग बात है, यूट्यूब हमें प्रमोट नहीं कर रहा है हम जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं वो एटलीस्ट कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं। कृपया 2 सेकंड का समय निकाल के एक इमोजी या फिर प्रेजेंट अपनी जरूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर आप देख सकते हैं। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, किसी स्टेट को रिनेम कर सकता है अपने इंडियन टेरिटरी के भीतर। स्वर्ण सिंह कमेटी से फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा आई है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी है, 73 का ए है, 28 का डी है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज पॉइंट आउट करी थी कि साइक्लोन फॉर्मेशन में लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। हाई प्रेशर सिस्टम लिखा रह गया था स्लाइड में, तो इसको सही करिएगा। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक लो प्रेशर सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो बे ऑफ बंगाल में जो इवेपोरेशन होता है उससे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, हाई प्रेशर नहीं। और बाकी साइंस के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारे आज के जो टॉपिक है चालुक्य डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी यहाँ पर लिखा रह गया, लेकिन हम लोग चालुक्य डायनेस्टी ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पल्लव डायनेस्टी लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी, कुछ उसमें बाकी नहीं है। चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पर कवर करेंगे, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसमें 3-4 ब्रांचेस हैं चालुक्य लोगों की, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो जरूरी फैक्ट है वो कवर करेंगे। सॉइल्स इन इंडिया, इससे 2022 में सवाल आया था, इस साल भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है सॉइल्स इन इंडिया से क्वेश्चन। राज्य व्यवस्था में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो लास्ट सेशन में नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, उसको कंप्लीट करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये भी बड़ा जरूरी टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। आइए शुरुआत करते हैं चालुक्य वंश से। चालुक्य शासन का टाइम पीरियड शुरू होता है 6th सेंचुरी एडी से, और लगभग ये 12वीं शताब्दी के बीच चलता रहता है। दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े भाग में इन्होंने शासन किया था, बेसिकली डेक्कन रीजन में।
इन लोगों ने शासन किया था। और आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय तक ये शासन करते हैं, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और ये इतने महान, इतने नोन क्यों नहीं हमारे इंडियन हिस्ट्री में? इसका कारण ये है कि 3 निकट संबंधी अलग-अलग राजवंशों ने शासन किया था। मतलब 3 अलग-अलग इनकी ब्रांचेस थी, लीनिएज थी। इन लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों में शासन किया था। तो जब अलग-अलग होकर के शासन किया तो इसी वजह से इनको इतना महान नहीं माना जाता है। बादामी चालुक्य शासन के रूप में जाने जाने वाला सबसे पहला राजवंश था जिन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी कर्नाटक में, बादामी या वातापी को। तो चाहे बादामी के चालुक्य बोलें चाहे वातापी की, बात एक ही है। पहले वातापी बोलते थे कैपिटल को, लेकिन बादामी बाद में कहने लगे थे, तो बात एक ही है। प्रेजेंट डे कर्नाटक में वातापी या बादामी नाम की जगह पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इनको बादामी के चालुक्य कहते थे। बनवासी के कदम्ब साम्राज्य के पतन के बाद बादामी चालुक्यों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा शुरू किया था और पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल के दौरान प्रमुखता हासिल की थी। पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु के बाद पूर्वी चालुक्य पूर्वी डेक्कन यानी ईस्टर्न डेक्कन रीजन में एक स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो इनकी ब्रांच अलग हो गई थी। पुलकेशिन सेकंड के बाद जो बादामी साम्राज्य था वो डिसइंटीग्रेट होकर के एक अलग लिनिएज में टूट गया था। इनको फिर कहने लगे थे हम लोग पूर्वी आंध्र चालुक्य या फिर वेंगी के चालुक्य इनको कहा गया था, जिन्होंने वेंगी को आंध्र प्रदेश में अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये एक डिसइंटीग्रेशन हो गया। फिर पश्चिमी दक्कन रीजन में 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों का जब उदय हुआ था, राष्ट्रकूट वंश का, तो इन लोगों ने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 10वीं शताब्दी के अंत में जब फिर से चालुक्य शासक जो है फिर से सत्ता में आते हैं, राष्ट्रकूटों को पराजित करके 200 साल बाद फिर से रिजरेक्ट करते हैं अपने एम्पायर को, तो ये पश्चिमी चालुक्य कहलाए थे। तो ये पश्चिमी चालुक्य कहलाए थे और कई बार इनको सोलंकी चालुक्य वंश भी लिखा जाता है। तो इन्होंने बासो कल्याण रीजन में रूल किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था, जब तक टर्किश इन्वेडर्स नहीं आ गए थे। तो 3 ब्रांचेस हो गई, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वातापी या बादामी के चालुक्य, वातापी स्लैश बादामी, ये चालुक्य डायनेस्टी हो गई। दूसरी हो गई वेंगी के चालुक्य, और तीसरी प्रमुख हो गई वेस्टर्न चालुक्यास, या फिर इनको सोलंकी चालुक्य भी बोलते हैं। वेस्टर्न चालुक्यास या पश्चिमी चालुक्य या सोलंकी चालुक्य, बात एक ही है। इनका महत्व पहले देख लेते हैं, बाद में शासक, क्योंकि कई सारे हैं, उनकी क्रोनोलॉजी ही बस जरूरी होगी। हर एक शासक ने किससे युद्ध किया, किसको गिराया मार के, ये सब नहीं जरूरी है इसमें। चालुक्य में चालुक्यों का उदय दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन है, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास का एक स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर, इन सब में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और आज भी कर्नाटक सरकार चालुक्यों को रिकॉग्नाइज करती है। इनके द्वारा जो फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते थे उसको कर्नाटक की गवर्नमेंट मनाती है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो आज काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी चर्चा में भी है हाल फिलहाल, तो इसका जो कह सकते हैं उदय हुआ था इन्हीं शासकों के शासनकाल में हुआ था। बादामी चालुक्यों के उदय के साथ दक्षिण भारत में राजनीतिक माहौल छोटे राज्यों से एक बड़े साम्राज्य में फैल गया था, क्योंकि पहले जो है पल्लव अलग शासन कर रहे थे और जो है अलग अलग छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे, कलभ्र शासन कर रहे थे, सेउना यादव वंश शासन कर रहे थे। सब छोटे छोटे यहाँ पे राजनीतिक ग्रुप थे। लेकिन अब जब ये चालुक्य साम्राज्य का उदय हुआ तो इन लोगों ने पूरा जो कह सकते हैं जोग्राफिकल रीजन उसको इंटीग्रेट किया, मतलब कह सकते हैं एक बड़े क्षेत्र के रूप में समेकित किया। और पहली बार एक दक्षिण राजवंश ने कावेरी और नर्मदा के बीच के पूरे स्थान पर नियंत्रण किया था और उसे समेकित करके मतलब कह सकते हैं इंटीग्रेट किया था। इस साम्राज्य के उदय के साथ कुशल प्रशासन, विदेशी व्यापार, वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। वेसर नामक एक वास्तुकला शैली, यानी कि आर्किटेक्चर का जो एक स्टाइल था, वेसर शैली, इसका उदय चालुक्य शासनकाल में हुआ था। 9वीं शताब्दी के आसपास इस काल में जैन पुराणों, वीर शैव वचनों और ब्राह्मणवादी परंपराओं में साहित्य की भाषा के रूप में कन्नड़ का विकास हुआ था। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब इक्ष्वाकु हम लोग पढ़ रहे थे, ये रीजन था, ये पॉलिटिकल रीजन जो हम लोग कह सकते हैं कावेरी डेल्टा से लेकर नर्मदा तक, नर्मदा से लेकर कावेरी तक कह सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, इस पर अलग अलग राजवंश रूल कर रहे थे। सेउना यादव वंश, ठीक है, और पल्लव वंश भी था, इक्ष्वाकु वंश, आभीर वंश। लेकिन इस पूरे वंश पर मतलब इस पूरे जोग्राफिकल रीजन पर विवाद में किसने कब्जा किया? चालुक्य वंश ने कब्जा किया। और इन लोगों ने पल्लवों को भी हराया था और चोलों को भी कुछ समय के लिए हराया था, और बाकी सारे छोटे छोटे राजवंशों को भी हरा करके उनके टेरिटरीज पर चालुक्य राजवंश ने कब्जा किया था। जो हमने आपको लेकिन मैप दिखाया है, ये 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक का ही है, जिसमें चालुक्य शासन ने जो है पूरे रीजन पर कब्जा किया था, नर्मदा से कावेरी डेल्टा तक। क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों को पराजित करके इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश आ गया था और चोल वंश भी फिर जो है शक्तिशाली होने लगा था 8th सेंचुरी में। और 9th सेंचुरी में बाद के चोल शासकों ने अपने तमिलनाडु रीजन को फिर से विजित किया था। तो ये मतलब 6 से लेकर 8th सेंचुरी तक ही ये पूरा टेरिटोरियल इंटीग्रेशन हो पाया था। बाद में फिर से छोटे छोटे राजवंशों में टूट गया था।
9वीं शताब्दी के आसपास जैन पुराण, वीरशैव वचनों, ब्राह्मणवादी परंपराओं में साहित्य की भाषा के रूप में कन्नड़ का विकास हुआ था। और 11वीं शताब्दी के में जो ईस्टर्न चालुक्य या फिर वेंगी के चालुक्य थे, इनके नेतृत्व में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ था। ठीक है, पूर्वी चालुक्यों के संरक्षण में तेलुगु साहित्य का जन्म हुआ था। चालुक्यों के इतिहास के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य स्रोत शिलालेख हैं, यानी इंस्क्रिप्शंस हैं। सबसे महत्वपूर्ण पिलर इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं? मंगलेश का बादामी गुहा शिलालेख, ये 578 ईस्वी का है। 700 ईस्वी का ये कप्पे अरभट्ट अभिलेख है। पुलकेशिन सेकंड का पेद्दाउदुगरू अभिलेख है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर अभिलेख है। और विक्रमादित्य सेकंड का पट्टकदल विरूपाक्ष मंदिर अभिलेख है। चीनी यात्री ह्वेन सांग, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, इसने पुलकेशिन सेकंड के दरबार का दौरा किया था और अपने अभिलेखों में जो पुलकेशिन को इसने क्या लिखा है? माहौल चा लिखा है। माहौल चा लिखा है। माहौल चा का एक इंडियन मीनिंग निकाला जा सकता है, रूलर ऑफ महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र का शासक। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य को 3 महाराष्ट्रक या फिर महान प्रांतों में बांटा था, यानी 3 मेजर प्रोविंसेस में बांटा था, जिसमें प्रत्येक में करीब 99,000 गांव हुआ करते थे। पुलकेशिन सेकंड का साम्राज्य सबसे बड़ा था और इस साम्राज्य में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तटीय कोंकण क्षेत्र शामिल थे। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन सेकंड का युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन चूंकि इसके कंटेम्प्रेरी रूलर था। हर्षवर्धन अपना जो टेरिटरी है उसको नॉर्थ से आगे बढ़ा करके नर्मदा पार ले जाना चाहता था, लेकिन नर्मदा पार ही जा नहीं पाया। नर्मदा क्रॉस करने किसने नहीं दिया हर्षवर्धन को? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, ये ध्यान रखिएगा। कल्याण के जो पश्चिमी चालुक्य थे, इसमें विक्रमादित्य 6 के दरबार में कवि विद्यापति बिल्हण थे, जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। और विक्रमांक देव चरित्र से हमको पश्चिमी चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। पश्चिमी चालुक्य वंश के दौरान होयसाल, देवागिरी के सेवना यादव वंश, काकतीय राजवंश और जो कल्याणी के दक्षिणी कलचुरी सभी क्षेत्र पश्चिमी चालुक्यों के अधीन थे। तो ये वेस्टर्न चालुक्यों के अधीन कौन कौन से राजवंश आते थे? होयसाल, देवागिरी के सेवना यादव और काकतीय राजवंश, जिनकी कैपिटल वारंगल थी, और कल्याणी के दक्षिणी कलचुरी राजवंश, ये सभी पश्चिमी चालुक्यों के अधीन थे। अब थोड़ा सा रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। सभी रूलर्स के बारे में हमको नहीं स्टडी करने की जरूरत है कि कौन कौन से रूलर्स ने क्या क्या कार्य किए, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतना एग्जाम के काम का होता भी नहीं है चालुक्य राजवंश में। तो चालुक्य राजवंश में पश्चिमी चालुक्य राजवंश की क्रोनोलॉजी आ सकती है एग्जाम में। 4 ही रूलर्स हैं और 4 ही आते हैं आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो तायलब द्वितीय से वेस्टर्न चालुक्यों का शासनकाल शुरू होता है। फिर सेकंड रूलर वेस्टर्न चालुक्य में सत्याश्रय हैं, फिर सोमेश्वर फर्स्ट हैं, फिर विक्रमादित्य 6th हैं। ये इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। और अगर हम बादामी चालुक्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो बादामी चालुक्यों में पुलकेशिन फर्स्ट, फिर कीर्तिवर्मन फर्स्ट, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन सेकंड, फिर विक्रमादित्य फर्स्ट, फिर विनयादित्य, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य सेकंड, फिर कीर्तिवर्मन सेकंड। और फिर दंतिदुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, इसने इस साम्राज्य को खत्म कर दिया था कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित करके। तो इस तरीके से बादामी या वातापी के चालुक्य हैं और ये हो गए वेस्टर्न चालुक्य। बादामी चालुक्य शासन में बादामी चालुक्य शासन प्रशासन जरूरी होता है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो बादामी चालुक्य चूंकि तीनों ही ब्रांचेस में सबसे समृद्धशाली और सबसे बड़ा था, सबसे सेंट्रलाइज था, तो इसको देख लेते हैं। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, शक्तिशाली नौसेना भी थी इनके पास। राष्ट्रकूट शिलालेखों में उनकी शक्तिशाली सेनाओं के लिए कर्नाट बाला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कर्नाट बाला किसकी सेना को कहा गया है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो ये कहा गया है बादामी चालुक्यों की सेना को। इसमें शासकों ने अर्जुन का किरुकुला, बिलकोडे और पनैया नामक कर लगाए थे। तो विभिन्न प्रकार के कर जो लगाए जाते थे बादामी चालुक्यों के द्वारा, अर्जुन का किरुकुला, बिलकोडे और पनैयन। भू प्रशासन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र को यानी 3 महान प्रांतों में विभाजित था। फिर छोटे छोटे राष्ट्रक होते थे यानी कि मंडल होते थे, फिर विषय यानी कि जिले होते थे, फिर भोग यानी 10 गांवों का समूह होता था, फिर सबसे बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की विलेज या फिर ग्राम या फिर गांव होता था। इसके अलावा एम्पायर को डिसेंट्रलाइज भी किया गया था। अलूप, गंग, बाण और सेंद्रक जैसे सामंतों द्वारा स्वायत्त क्षेत्र अस्तित्व में आए थे। उनके अधीन ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी जो चालुक्य शासकों की सॉवरेंटी में रूल करते थे। अलूप, गंग, बाण और सेंद्रक। विद्वान ब्राह्मण होते थे जिनको महाजन कहा जाता था। महाजनों के समूह जो है गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ठीक है, जो है गांवों का मतलब गांवों में शिक्षा के क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ऐहोल और बादामी में 2000 ऐसे महाजनों का उल्लेख किया गया है। ऐहोल में 500 ऐसे महाजनों का जो अग्रहारों यानी कि उच्च शिक्षा के स्थान की देखरेख करते थे। और हायर एजुकेशन की जो अथॉरिटी होती थी उसको अग्रहार बोलते थे। तो इनको एडमिनिस्टर करने का काम करते थे महाजन। महाजन ध्यान रखिएगा बनिए नहीं होते थे, ये विद्वान ब्राह्मण होते थे। सिक्कों के बारे में बात करें तो बादामी चालुक्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में अलग मानक के सिक्के ढाले थे, यानी हर्षवर्धन के सिक्कों से इसकी ज़्यादा सिमिलरिटी रही देखने को मिलेगी। इसमें नागरी और कन्नड़ भाषा विद्यमान है। इनके सिक्कों में नागरी और कन्नड़
इन्होंने मंदिर, शेर और सूकर यानी सुअर के दाहिनी ओर मुख करके और कमल के प्रतीक वाले सिक्के डाले थे। तो शेर और सुअर दाहिनी ओर मुख करे हुए देखने को मिलते हैं इनके सिक्कों पर, कमल देखने को मिलता है, मंदिर देखने को मिलते हैं। सिक्कों का वजन 4 ग्राम होता था, जिन्हें पुरानी कन्नड़ भाषा में होन्नू कहा जाता था, और इसमें फड़म और क्वार्टर फण जैसे अंश होते थे। ये फण के बारे में पूछा गया था यूपीएससी 2022 में कि व्हाट इज फणम। फणम के बारे में पूछा था, तो फणम क्या होते थे? ये सिक्के होते थे, यानी कि कॉइन्स होते थे। यूपीएससी 2022 का सवाल है, अगर आपको याद हो तो। बादामी के चालुक्य शासकों के सिक्कों को ही जो है फण में डिवाइड किया जा सकता था। तो फण आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये फण नामक सिक्के देखने को मिलते हैं चालुक्य शासनकाल में। इसका आधुनिक समय में समतुल्य हाना के संदर्भ में लिया जाता है, यानी कि जो इस समय कन्नड़ भाषा में सिक्कों को हाना कहा जाता है, और पहले इसको होन्नू कहा जाता था। इसके बाद धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो बादामी चालुक्यों का शासनकाल धार्मिक सद्भाव का काल साबित हुआ था। कैसे? क्योंकि शुरू में वैदिक हिंदू धर्म का पालन किया गया था, जिसके प्रमाण ऐहोल के लोकप्रिय हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होने से ये प्रमाण देखा जा सकता है। ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं वैदिक हिंदू धर्म का पालन शुरुआत में शासक करते थे। इस इंस्क्रिप्शन में ह्वेनसांग के यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, जिसके राइटर कौन है? रविकीर्ति हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ऐहोल इंस्क्रिप्शन के लेखक कौन है? रविकीर्ति। बाद में विक्रमादित्य प्रथम के काल से लोगों का झुकाव जो है शैव धर्म की ओर हुआ था, और पशुपति, कापाली, कालामुख जैसे संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। तो सभी शैव संप्रदाय थे, पशुपति, कापाली, कालामुख हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये सभी शैव धर्म के सबसेक्ट हुआ करते थे। इन्होंने जैन धर्म को सक्रिय रूप से प्रभावित मतलब कह सकते हैं प्रोत्साहित किया था। इसका प्रमाण बादामी गुफा इंस्क्रिप्शंस में देखने, गुफा मंदिरों में से एक ऐहोल परिसर में अनेक जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो बादामी में गुफा मंदिर में से कई जैन मंदिर हैं, और ऐहोल परिसर में भी कई सारे जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग इन लोगों ने जैन सेक्ट को भी प्रमोट किया था, शैविज्म को भी प्रमोट किया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्या इन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया? तो नहीं, वैष्णविज्म को प्रमोट नहीं किया था चालुक्य शासकों ने। तो समाज के बारे में बात करें तो जाति व्यवस्था विद्यमान थी, सती प्रथा अनुपस्थित रही होगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी विधवाओं का उल्लेख मिलता है। विनयावती, विजयंका जैसी विधवाओं का उल्लेख मिलता है। देवदासी प्रथा मंदिरों में प्रचलित रही होगी, ये कह सकते हैं। तो देवदासी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? चालुक्य शासनकाल में, ये ध्यान रखिएगा, चोल शासनकाल में नहीं। ऋषि भारत का नाट्यशास्त्र दक्षिण भारत के नृत्य भरतनाट्यम का अग्रदूत था, जैसा कि कई मूर्तियों में देखा जा सकता है। भरतनाट्यम में बताई गई मुद्राओं को मूर्तियों के रूप में देखा जा सकता है, शिलालेखों में भी उल्लिखित है। महिलाओं को प्रशासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी, महिलाओं को प्रशासन में पद भी दिए जाते थे। चालुक्य काल में महिलाओं को प्रशासन में पद दिए जाते थे, उच्च पद दिए जाते थे। ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रशासन में ऐसा होता था? चालुक्य शासन काल में। अब मृदा के बारे में बात कर ले रहे हैं। मृदा क्लासिफिकेशन वैसे तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल सब में होता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन किस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है। मृदा के अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत आईकार के द्वारा भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है किस पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, यानी कि यूएसडीए स्टैंडर्ड पर आधारित है। ठीक है, यूएसडीए का मृदा वर्गीकरण जो है उसी के हिसाब से भारत के मृदाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो कैसे वर्गीकृत किया गया है? भारतीय मृदाओं को यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनसेप्टिसोल्स के रूप में, और एंटीसोल्स के रूप में, एल्फीसोल्स के रूप में, वर्टिसोल्स के रूप में, एरिडीसोल्स के रूप में, अल्टीसोल्स के रूप में, मॉलीसोल्स के रूप में और अदर्स के रूप में। और इनके हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? इनसेप्टिसोल्स का है। इनसेप्टिसोल्स का सबसे बड़ा हिस्सा है यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बाकी अगर फॉर्मेशन, कंपोजिशन और क्या क्या उगता है और प्रकृति कैसी, नेचर कैसा होता है सॉइल्स का, उसके बारे में बात करें तो मेजर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल हो गई, और वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल हो गई, या माउंटेन सॉइल भी इसको कई बार लिखा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल या पर्वतीय मृदा। उसके बाद लाल और पीली मृदा यानी कि रेड और येलो सॉइल, काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, लेटराइट सॉइल, और शुष्क मृदा यानी कि एरिड सॉइल जो आपको थार डेजर्ट में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी मृदा भारत के किन किन हिस्सों में देखने को मिलती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल के बारे में बात करें तो इनकी मूल चट्टानी कौन सी? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो रेड सॉइल किससे अस्तित्व में आई है? इनकी जो पेरेंट रॉक है वो कौन कौन सी है? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक, जैसे कि अम्लीय ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टसाइट। लाल मिट्टी की विशेषता क्या है? रेत से लेकर मतलब इसकी बनावट रेत से लेकर मिट्टी तक भिन्न हो सकती है, और अधिकांश दोमट होती है। ऊपरी क्षेत्रों में लाल मृदा खुरदुरी बजरी वाली और छिद्रपूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग आते हैं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहां पर ये समृद्ध गहरी काली और उपजाऊ देखने को मिलती है। केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से अम्लीय प्रकृति की यानी कि रेड सॉइल एसिडिक नेचर की होती है, और क्षार की भी उचित मात्रा इसमें पाई जाती है।
लाल मृदा चूना, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस में इस कमी देखने को मिलती है। लाइम की कमी, मैग्नीशिया की, फॉस्फेट की, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। जबकि पोटाश और पोटेशियम में इसमें समृद्धता देखने को मिलती है। रेड सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो लाल रंग है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और आयरन ऑक्साइड की उच्च प्रतिशतता की बजाय जो डिफ्यूजन होता है ये रॉक्स में, जो रॉक्स हैं उनमें जो इसका डिफ्यूजन होता है आयरन ऑक्साइड का, उसके कारण होता है। लाल मृदा का वितरण अगर देखें तो ये मिट्टी ज़्यादातर निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर कम वर्षा होती है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भाग में पाई जाती है। कहीं कहीं पर इसका प्रतिशत जो है 13 भी दिया रहता है, तो जो आपके इस एग्जाम में उसके हिसाब से करिएगा। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, या फिर 10.6%। अभी एग्जैक्ट परसेंटेज जो आपको एग्जाम में मानना है वो भी हम नीचे बता देंगे, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। ये मृदा लगभग पूरे तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा रेड सॉइल किस हिस्से में पाई जाती है स्टेट में, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, या लगभग पूरा हिस्सा आपको देखने को मिलता है रेड सॉइल का। लाल मिट्टी वाले अन्य क्षेत्र जैसे कर्नाटक के कुछ भाग है, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, दक्षिणी बिहार में, पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, अरावली राजस्थान के अर्ध पूर्वी भाग में यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ के पठार में आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है, और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग में आपको देखने को मिलता है। तो करीब ये इतना हिस्सा है रेड सॉइल वाला, ये आप देख सकते हैं। रेड और येलो सॉइल, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो रेड सॉइल आप देखेंगे पूरे तमिलनाडु क्षेत्र में है, ये रेड सॉइल वाला हिस्सा है। रेड और येलो सॉइल ये पूरा उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, कुछ कुछ उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी जा रहा है ये, और महाराष्ट्र के भी रीजन में है और रेड सॉइल का कंसंट्रेशन। ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स जहाँ पर कम वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून से, यहाँ पर भी रेड सॉइल देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत ये नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिल जाती है रेड सॉइल। लाल मृदा में कौन कौन सी फसलें होती हैं? काली मृदा की तरह पानी को बरकरार रखने में अक्षम होती है, यानी कि जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है ब्लैक सॉइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है पुअर होती है रेड सॉइल की। तो कपास के लिए अच्छी होती है, गेहूं के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए, तंबाकू के लिए, तिलहन और आलू की फसलों के लिए उपयुक्त होती है लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा पर, जो करीब 40 से 43% देखने को मिलता है पूरे भारत के भूभाग में। वास्तव में उत्तरी मैदान जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पूरी एलुवियल सॉइल की बनी हुई है। तो मृदा को 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट से ही बनती है एलुवियल सॉइल, और संकीर्ण गलियारे से होते हुए राजस्थान और गुजरात में भी जाती है एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी आपको देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। और इस मृदा में रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। जैसे जैसे हम नदी की घाटियों की ओर बढ़ते हैं, मृदा के कण आकार में कुछ बड़े दिखाई पड़ते हैं। जब नदी घाटी की ओर बढ़ेंगे तो मृदा कण जो है बड़े दिखाई पड़ेंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मृदा कण छोटे होते जाएंगे। नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में यानी ढाल के टूटने के स्थान के पास मृदा खुरदुरी होती है। ऐसी मिट्टी दुआर, चो या तराई जैसे पिडमॉन्ट मैदानों में देखने को मिलती है। पिडमॉन्ट मैदान क्या होता है, हम आपको क्लास नंबर 3 या 4 में बता चुके हैं। पिडमॉन्ट प्लेन्स क्या होते हैं? आप कोई पिडमॉन्ट प्लेन का आंसर हम मतलब उदाहरण जो है कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है बता चुके हैं। ठीक, उसके बाद कणों और घटकों के आकार के अलावा मृदा का वर्णन इसकी आयु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कुछ ओल्ड एलुवियम होता है और कुछ न्यू एलुवियम होता है। पुरानी जलोढ़ यानी कि ओल्ड एलुवियम, इसको बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ यानी कि न्यू एलुवियम को खादर बोलते हैं। खादर की तुलना में बांगर में कंकड़ की गांठ या फिर कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि खादर महीन होती है, ठीक है, नई एलुवियम महीन होती है, और बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है खादर। जलोढ़ मिट्टी कुल मिलाकर बहुत उपजाऊ मानी जाती है। काफ़ी सारी खेती यहाँ पर होती है और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है, क्योंकि बहुत उपजाऊ ये मिट्टी होती है। इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूने का पर्याप्त मात्रा में कंपोजिशन देखने को मिलता है। पोटास का, फॉस्फोरिक एसिड का और चूने का। और जो धान, गेहूँ और गन्ने और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए आदर्श होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। फॉस्फोरिक एसिड की उपलब्धता इसमें हालांकि देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है, महीन अंतर है। इसकी उच्च उर्वरता कारण जलोढ़ मृदा में गहन कृषि होती है और घनी आबादी होती है। जैसे गंगा प्लेन्स के आसपास आप उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे। शुष्क क्षेत्रों की मृदा अधिक क्षारीय होती है और उचित उपचार और सिंचाई के बाद उपजाऊ बनाई जा सकती है। अब काली मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। ये मिट्टी काले रंग की होती है, उसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास उगाने के लिए आदर्श होती है, उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु की स्थिति काली मृदा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार की मृदा उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार पर फैले डक्कन ट्रैप या फिर बसाल्ट के क्षेत्र की खासियत होती है, और ये लावा प्रवाह से बनी होती है, यानी कि फ्लो ऑफ लावा से बनी है ब्लैक सॉइल। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठारों को आच्छादित करती है, गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में फैली होती है। ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब के में ये फैली होती है ब्लैक सॉइल। और ध्यान रखना है इसको, काली मृदा बेहद महीन यानी चिकनी सामग्री से बनी होती है और नमी को बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए ये जानी जाती है। इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लौह यानी आयरन और लाइम पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। और इसमें फॉस्फोरिक तत्वों की कमी पाई जाती है, फॉस्फोरिक एलिमेंट्स इसमें कम पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम के दौरान इसमें दरारें पड़ जाती हैं जो मिट्टी के उचित वातन में मदद करती हैं। और इसको कई बार कहा जाता है कि इसमें सेल्फ प्लफिंग हो रही है। तो कौन सी मृदा अपनी सेल्फ प्लफिंग के लिए जानी जाती है, एक बार पूछ चुके हैं। सेल्फ प्लफिंग यानी स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है ब्लैक सॉइल, ध्यान रखना है। और ये मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और इस पर काम करना कठिन हो जाता है जब तक कि पहली बारिश के बाद या मानसून पूर्व अवधि के दौरान इसकी जुताई ना की जाए। अब हम बात कर लेते हैं लैटराइट सॉइल के बारे में। लैटराइट सॉइल जो है लैटिन शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ ब्रिक होता है, ईंट। तो लैटराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के दौरान विकसित होती है, जिसमें बारी बारी से गीला और सूखा मौसम आता है, वहां पर ये बनती है लैटराइट सॉइल। ये मृदा भारी बारिश के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। भारी बारिश के कारण जो लीचिंग होती है, निक्षालन होता है, उसका परिणाम है। तो एग्जाम पूछते हैं कि लीचिंग के परिणाम स्वरूप कौन सी सॉइल बनती है, निक्षालन के परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदा। ये ज़्यादातर अम्लीय या फिर अत्यधिक अम्लीय यानी कि एसिडिक या तो एक्सट्रीमली एसिडिक होती है। और आमतौर पर पौधों के पोषक तत्वों की पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है इसमें। ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स रीजन में, ओडिशा रीजन में, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये मृदा पर्णपाती और सदाबहार वनों को सपोर्ट करती है। और यहाँ ह्यूमस यहाँ ये ह्यूमस से भरपूर होती है, लेकिन जहाँ पर विरल वनस्पति पाए जाते हैं या अर्ध शुष्क वातावरण पाया जाता है वहाँ पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यानी कि कहीं कहीं रीजन्स में इसमें ह्यूमस की अधिकता होगी, कहीं कहीं पर कमी होगी। मृदस्य पर अपनी स्थिति के कारण ये कटाव और क्षरण के लिए प्रवण होती है। और विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद ये मिट्टी चाय और कॉफी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चाय और कॉफी उत्पादन के लिए कौन सी सॉइल लगती है, एसिडिक सॉइल लगती है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मृदा काजू जैसी फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो काजू के लिए उपयोगी होती है ये ध्यान रखना है। एक तरीके से आपसे ये भी पूछ चुके हैं कि लैटराइट मृदा किस प्रकार की फसलों को सपोर्ट करती है, क्या सब्सिस्टेंस क्रॉप को नहीं, या सीजनल क्रॉप्स को नहीं, कैश क्रॉप्स को सपोर्ट करने वाली मृदा होती है। दो प्रकार की और मृदा यहाँ पर बच रही हैं। सबसे पहले शुष्क मृदा यानी कि एरिड सॉइल, भूरा से लाल रंग इसका हो सकता है, लाल रंग से भूरा रंग इसका हो सकता है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और खारी प्रकृति की होती है, सलाइन नेचर की, और नमक की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है और पानी को सुखा करके कई बार नमक प्राप्त किया जाता है इस मृदा से। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है, मृदा में ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। मृदा के निचले भाग पर कंकड़ होते हैं और नीचे की ओर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। तो नीचे के क्षितिज में कंकड़ की परत होने के कारण से पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि पानी जब नीचे ग्राउंड वाटर पहुंचना चाहता है नीचे इन्फिल्ट्रेट होकर के, तो वो नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नीचे कंकड़ हैं, कैल्केरियस डिपॉजिट्स हैं। उचित सिंचाई के बाद मृदा जो है कृषि योग्य हो जाती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के मामले में देखने को मिलता है। ये मृदा ज्यादातर आपको वेस्टर्न राजस्थान में या थार डेजर्ट वाले रीजन में देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करें तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर पर्याप्त वर्षा उपलब्ध होती है। मृदा की बनावट उस पहाड़ी के वातावरण के अनुसार बदलती है जहां ये मृदा बनती है। जैसे घाटी के किनारों पर ये दोमट और गाद वाली होती है, सेडिमेंट वाली होती है, ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाली होती है। और हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में यहाँ पर डेनड्रेशन देखने को मिल सकता है बर्फ के द्वारा। ठीक है, और ह्यूमस सामग्री आपको बर्फ के क्षेत्रों में, माउंटेन सॉइल में कम देखने को मिलती है। वहाँ पर ये एसिडिक नेचर की होती है। घाटी के निचले भागों में विशेष रूप से जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म रिवर टेरेस बनता है और जो जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैन बनता है, वहाँ पर ये उपजाऊ होती है माउंटेन सॉइल। तो अलग अलग प्रकृति की होती है, अलग अलग, जैसी जिस पहाड़ी पर ही पाई जाएगी वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना फॉर्म और अपना कंपोजिशन चेंज करती है फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात कर ले रहे हैं। पार्लियामेंट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे फैक्ट्स और इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और जो एग्जाम में जरूर आते हैं। यूपीएससी दो क्वेश्चन हर बार पार्लियामेंट से पूछता है, कभी कभी 4 भी आ सकते हैं। भारतीय संसद संघ स्तर पर भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है और भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद की संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, शक्तियों, विशेषाधिकारों के बारे में दिया हुआ है। तो कई बार जब आर्टिकल कहते हैं आप लोग याद नहीं होते, तो आर्टिकल हमेशा बंच में याद करना चाहिए कि किस बंच ऑफ आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है। जैसे 79 से 122 तक संसद के बारे में है भाग 5 में, तो इस तरीके से आपको याद करना है। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि क्या राष्ट्रपति संसद के भाग होते हैं, सर्सन रीजन वाला सवाल आया था। तो भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है, तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और लोगों का सदन यानी कि लोकसभा होता है। सभी की अवधारणाओं को समझेंगे। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सवाल भी आया था। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रॉन्ग, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। तो पार्ट और मेंबर में अंतर है। सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद के अभिन्न भाग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक विधि नहीं बन सकता है। ये हमेशा आप जानते हैं। मनी बिल के मामले में प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करते हैं मनी बिल का प्रपोजल, तो उनको असेंट देना ही होता है उसके लिए। तो जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते हैं, तब तक कोई भी बिल या विधेयक विधि नहीं बनता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को आहूत करने या स्थगित करने और दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार होता है। हालांकि वो ये शक्ति का प्रयोग जो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, वो अलग बात है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं। जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन ऐसा अध्यादेश वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही पारित करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को मिलाकर इन कार्डों की वजह से संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अब चूंकि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो अंतर है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 79 में दिया हुआ है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। ये संसद दो भागों से मिलकर के बनेगा, लोकसभा और राज्यसभा। दो मेन सदन होंगे और प्रेसिडेंट भी इसके भाग होंगे, मतलब आर्टिकल 79 में दिया है प्रेसिडेंट भाग होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा के बारे में बात करें तो इसके संगठन के बारे में, कैसे यहाँ पे कंपोजिशन जो है उसमें कैसे अंतर होता है लोकसभा राज्यसभा में, ये समझेंगे। यहाँ पे कंपोजिशन यानी कि संगठन कैसे बनते हैं दोनों सदन, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है लोकसभा के बारे में, अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 80। अब लोकसभा कैसे बनता है? कुल सदस्य संख्या इसमें 550 होती है, 530 प्लस 20, इससे अधिक नहीं हो सकती है। 530 सदस्यों को राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, जैसे हमने भी लोकसभा में वोट डाले थे। और 20 सदस्यों को संसद द्वारा संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के कानून द्वारा निर्धारित तरीके से चुना जाता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, यानी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना था, इसमें एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया था। जैसे आपको पता है कि पहले 552 सदस्य होते थे, हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, उसमें 552 ही सही माना गया होगा, लेकिन अब सदस्य संख्या कितनी है? 550 ही है, ध्यान रखना है। दो सदस्य जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते थे, उसको 104 अमेंडमेंट एक्ट से डिसकंटिन्यू कर दिया है, या फिर कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्योंकि हर 10 साल में एंग्लो इंडियन मेंबर्स को जो दो सदस्यों का रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है, मतलब ये एंग्लो इंडियन समुदाय से दो प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा। आपने देखा होगा ये आर्टिकल 331 में दिया भी हुआ है संविधान में कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 81 द प्रेसिडेंट इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पीपल नॉमिनेट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी टू द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि 2 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करने की प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती थी, लेकिन अब इसको आगे नहीं बढ़ाएगा रिजर्वेशन को, तो ये ध्यान रखना है। राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के तौर पर, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, सोशल सर्विस और अलग अलग क्षेत्रों से, स्पोर्ट्स से भी नामित किए जा सकते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में जब ये बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें कैसे आवंटित की जा सकती हैं, तो 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में दिया हुआ है लोकसभा अपनी पहली बैठक से नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहती है, उसके बाद ये स्वतः विघटित मान ली जाती है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल एक फिक्स्ड टेन्योर है। जबकि अनुच्छेद 83(1) में दिया हुआ है कि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन हर सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इसमें क्लैरिटी लाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर का कार्यकाल होता है, ध्यान रखना है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद इस अवधि को अधिकतम 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ा सकता है, यानी एक वर्ष के लिए लोकसभा का टेन्योर इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है, और किसी मामले में उद्घोषणा के प्रभाव के खत्म होने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक लोकसभा का टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि इमरजेंसी अगर खत्म हो जाती है किसी डेट पर, उस डेट से 6 माह के बाद लोकसभा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, आगे लोकसभा की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हमारे संविधान में जो टर्म्स मेंशन है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मेंशन है और हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा जाता है, या फिर निचला सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। और इसको लोकसभा नाम कब दिया गया था? लोकसभा नाम सबसे पहले इसको दिया गया था मई 1954 में, लोकसभा कहा गया था हाउस ऑफ पीपल को, याद रखना है। और राज्यसभा को मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कब कहा गया था? अगस्त 1954 में, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हिंदी नॉमेनक्लेचर कब अडॉप्ट किया गया था? लोकसभा के लिए मई 1954 और राज्यसभा के लिए अगस्त 1954। तो डे नंबर 19 में साइंस सब्जेक्ट से आज आपके पास जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे कि ब्लड सेल्स के रूप में भी जाना जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें रुधिराणु कहते हैं हिंदी में। तो डिटेल एक एक की हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों की। लेकिन वीडियो इतना लंबा आप देखते नहीं हो, इस वजह से आज हम बात करेंगे केवल आरबीसी के ऊपर और इससे संबंधित कौन कौन सी जेनेटिक बीमारी हो सकती हैं उनके ऊपर भी। बाकी सब्सीक्वेंट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के ऊपर भी बात कर लेंगे। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये लाल रंग की होती हैं, तभी हमने इसकी हेडिंग रेड पेन से लगाई है। ऐसा नहीं है, हम हर एक की हेडिंग रेड पेन से ही लगाते आ रहे हैं, आप सभी को पता है। अब साइंटिफिकली इसे कहा क्या जाता है साइंस की भाषा में, तो इरेथ्रोसाइट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये बनती कहाँ है? जहाँ खून बनता है। पिछले वाले वीडियो में हमने यही तो कहा था कि हमारा खून बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में बनेगा अगर हम जन्म ले चुके हैं, और अगर हम भ्रूण अवस्था में हैं तो लीवर में बनेगा। उसी तरीके से जितनी भी सेल हैं, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट, तीनों ही जन्म ले चुके व्यक्ति के अंदर बोन मैरो में ही बनेगी, नहीं तो भ्रूण के दौरान एम्ब्रियो, जिसे कहते हैं, लीवर में बनेगी। जिस तरीके से मानव का एक फिक्स जीवन होता है, उसी तरीके से जो आरबीसी हैं उनका भी एक फिक्स जीवन जरूर होगा। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। अच्छा, 120 दिन बाद क्या होता है? ये जाके नष्ट हो जाती हैं कहाँ पे? तो स्प्लीन में, जिसे हिंदी में कहते हैं प्लीहा। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा लीवर हमारी राइट हैंड साइड में पेट के थोड़ा सा दाईं तरफ होता है, और उसी जगह पे अगर हम बाईं तरफ टच करें तो क्या मिलेगा हमें? स्प्लीन, प्लीहा मिलेगा। तो वहीं पे जाके आरबीसी नष्ट हो जाती हैं 120 दिन के बाद। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन 120 दिन का भी होता है, इससे कम में भी ये नष्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ही कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सी दिक्कत होगी, वीडियो के एंड में बताएंगे। अगर स्प्लीन की बात चली रही है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जिन आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, जो डेड पड़ जाती हैं, वो कहाँ जाके नष्ट होती हैं? स्प्लीन में। इसीलिए उसे आरबीसी की कब्र, मतलब ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो आरबीसी की कब्र स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डेड आरबीसी वहाँ जाके नष्ट हो जाती हैं। अब स्प्लीन का वैसे काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। खैर वो तो किडनी का काम है, लेकिन स्प्लीन का भी उसमें एक रोल होता है। देखिए, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, आगे हम अगले वीडियो में डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि वो ब्लड से लेके स्प्लीन तक कहीं भी जाके नष्ट हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल आरबीसी सिर्फ स्प्लीन में जाके नष्ट होंगी। तो वहाँ पे हो क्या रहा है? डेड आरबीसी को ठिकाने लगाने का काम हो रहा है। जिस तरीके से कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया जाता है, वैसे ही आरबीसी जब डेड हो जाती हैं तो वह उनकी बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाया जाता है? स्प्लीन में। ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल दिया है, वो कत्ल वाला, इससे इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और काम होता है स्प्लीन का, वो ब्लड को स्टोर करके रखता है। जिस तरीके से लीवर हमारा विटामिन को स्टोर करके रखता है, कुछ खास विटामिन को ही, सारे को नहीं, उसी तरीके से स्प्लीन कुछ मात्रा में हमारे ब्लड को रिजर्व के तौर पे रखता है। और इस ब्लड का इस्तेमाल कब होता है? जब अचानक से बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से हम ब्लड बैंक भागते हैं जब हमें अचानक से कुछ खून की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से शरीर को जब अचानक से खून की ज़रूरत होती है तब क्या होता है? स्प्लीन उस ब्लड को रिलीज़ करता है इमरजेंसी के टाइम पे, और इसीलिए उसको बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी के बारे में एक चीज़ बेहद ज़रूरी है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आगे आने वाली वीडियो में जब सेल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे तो बताएंगे कि न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है। क्यों होता है ये बात वहीं पे पता चलेगी। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है। अब आप कह रहे होंगे कि एक्सेप्शन तो हमने केमिस्ट्री में सुने थे, ये बायो में एक्सेप्शन कहाँ से आ गया? तो पूरे साइंस में कहीं भी कोई भी चीज़ एक्सेप्शन में गिनी जा सकती हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है। कैसे? नॉर्मल कर अगर आप देखें तो न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऊंट और लामा प्रजाति के जो जीव होते हैं ना, उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, उनकी आरबीसी में। मतलब ये आप देख पा रहे हैं, ये है ऊंट, तो इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होगा। और ये क्या है? ऊंट की शक्ल वाली बकरी, इसे लामा प्रजाति के जीव बोलते हैं।
कि बिल्कुल बकरी जैसा दिख रहा है लेकिन शक्ल ऊँट वाली है, तो इनको ऊँट का कज़िन भी इसलिए कहा जाता है। इनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस होगा। आरबीसी के काउंट की बात करें तो अगर कोई स्वस्थ पुरुष है तो 45 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब की अगर वॉल्यूम है तो उसमें 45 से 55 लाख आरबीसी होंगे उस खून में। और वहीं हेल्दी फीमेल की बात करें, कोई स्वस्थ महिला, तो 40 से 45 लाख। तो कहाँ 45-55, कहाँ 40-45, तो महिलाओं में कम है, इस वजह से वो खून पीती हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, बाकी महिलाएं कृपया ऑफेंड ना हो। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये तो ज़्यादातर सभी को पता होता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को और इवन दिल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, आरबीसी से। और आरबीसी को कहाँ से मिलता है, हीमोग्लोबिन से। और ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है, प्लाज्मा में, और वो प्लाज्मा अपने लिक्विड के माध्यम से पूरे शरीर में लेके घूमता है उसको। लेकिन अगर आरबीसी से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं प्लाज्मा को, तो लेके किसको घूमेगा। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का अधिकतर क्रेडिट आरबीसी को आप दे सकते हो। और आरबीसी की इस चीज़ में मदद कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। ये सीधे से आयोग आपसे सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, तो आंसर लगाएंगे प्रोटीन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। हालांकि इसकी डिटेल अलग है, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है हेमेटिन और दूसरा है ग्लोबिन। हेमेटिन कुछ नहीं, आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन के आयरन वाले हिस्से को आप हेमेटिन कह देते हो, और इसी आयरन की वजह से उसका लाल रंग होता है खून का। और जो ग्लोबिन वाली चीज़ है, ये एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन को जो हम प्रोटीन कह देते हैं ना, वो ग्लोबिन की वजह से कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन वाला हिस्सा वही है उसका। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे शरीर के हर एक अंग को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पहुँचाएगा, और जब वहाँ से CO2 रिलीज़ हो जाएगी तो उसको अलग अलग रास्तों के माध्यम से शरीर के बाहर फेंकवा देगा। तो ये चीज़ होती है ग्लोबिन की वजह से मुमकिन। अब दुनिया के हर एक जीव का जो रक्त है उसका रंग लाल होता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कॉकरोच का रंग जो खून का है उनके, वो होता है सफ़ेद। कॉकरोच का खुद का रंग देखिए लाल होता है, लेकिन उनका खून सफ़ेद होता है। तो देख रहे हैं प्रकृति की विडंबना। तो कॉकरोच का खून सफ़ेद क्यों होगा, हेमोलिम्फ की वजह से। और ऑक्टोपस का खून सिमिलरली नीला होगा, जैसे ये पेन है इस तरीके से होगा, हेमोसाइनिन की वजह से। अब जैसा कि हमने देखा कि आरबीसी 120 दिन बाद अधिकतम जाके कहाँ नष्ट होगी, स्प्लीन में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमोलिसिस। ध्यान रखिए, सोते समय आरबीसी की काउंट जो कि 45 से 55 लाख हमने देखी थी मेरे जैसे लोगों के बीच में, तो उसमें 5% की कमी आती है जब हम सोते हैं। और ऊंचाई पर जब जाते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना हो गया, अमरनाथ यात्रा हो गया, केदारनाथ की यात्रा हो गई, तो इस प्रकार की ऊंचाई पे अगर आप जाइएगा तो आपकी आरबीसी 30% ऊपर चली जाएगी। ठीक, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से आरबीसी को बढ़ना पड़ता है ताकि शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो प्रोवाइड हो सके। आरबीसी काउंट का घटना भी नॉर्मल है और बढ़ना भी नॉर्मल है, अभी हम ऊपर देख चुके हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर घट गई तो दिक्कत है, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ गई तो भी दिक्कत है। अच्छा, घटने पे क्या दिक्कत है, अनीमिया हो जाता है, जिसमें विटामिन C, B9 जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, B6, B12, इन सब का रोल होता है। इन सब की कमी से अलग अलग टाइप का अनीमिया हो सकता है। लेकिन होगा भी क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की सप्लाई प्रॉपर चाहिए, और अगर वो नहीं मिल पाएगी तो उसकी कमी हो जाएगी, जिस वजह से अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर आरबीसी फिर बन नहीं पाएगी। तो कमी की वजह से होता है अनीमिया, और बढ़ने की वजह से पॉलीसाइथीमिया। कब कब बढ़ता है, अभी हमने देखा ऊंचाई पर जब जाएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम भी बढ़ सकता है महिलाओं में, और इसकी वजह से होगा क्या, तो त्वचा पर लाल लाल से धब्बे पड़ जाएंगे। इसको चेचक या फिर छोटी माता से कंफ्यूज मत करना, थोड़े अलग टाइप के धब्बे पड़ते हैं। तो आरबीसी से संबंधित जितने भी फैक्ट और कंसेप्ट हैं वो देखने के बाद अब हम आते हैं कौन कौन सी बीमारी इसकी वजह से हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं आरबीसी का रोल होगा। तो थैलेसीमिया, थाला फॉर अ रीज़न नहीं, थैलेसीमिया मतलब थाला फॉर अ जेनेटिक रीज़न। तो कौन सी बीमारी है ये,
जेनेटिक डिजीज़ है। तो जेनेटिक डिजीज़ के ऊपर टॉपिक जो हम दे चुके हैं ना, उसमें जो बीमारी रह गई हैं वो हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और वहाँ पे क्यों नहीं की, क्योंकि आरबीसी से इसको लिंक कराना था। तो जेनेटिक डिजीज़ है मतलब पूर्वजों से ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, ना ही आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसा घुसा होता है। इसमें होता क्या है, जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि आयरन चाहिए उसके लिए और वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 प्रोटीन चेन होती हैं, जिनमें से 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होगी, क्योंकि ग्लोबिन ही तो प्रोटीन वाला हिस्सा है ना। तो 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होगी, जिसमें से अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में टोटल 4 जीन होंगे, 2 माता से 2 पिता से, और बीटा की ग्लोबिन चेन में 2 जीन होंगे, 1 माता से 1 पिता से। और इन सभी जीन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से ये सिग्नल मिलता है कि आयरन बनना चाहिए, और आयरन अगर बनेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, जिस वजह से आरबीसी बोन मैरो के अंदर बनेगी। यही तो होता है प्रोसेस। तो जब ये वाले जीन म्यूटेट हो चुके होंगे, ये डैमेज हो चुके होंगे या गायब हो चुके होंगे किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी क्या, या तो माता या तो पिता, दोनों में से एक का कोई फॉल्टी जीन होगा जो अपने में आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं और आरबीसी नहीं बन पाएगी इसके बाद। तो जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है खून की कमी होगी। ये पता कैसे चलेगा, कोई भी बच्चा अगर 3 मंथ से ऊपर का है तो तुरंत पता चल जाएगा अगर उसको ये सारे लक्षण हो रहे हैं। कौन से, खून की कमी है उसको और बार बार उसको खून चढ़ाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ 3 महीने बाद ही पता चल सकती है कि उसको थैला फॉर अ रीज़न है कि नहीं। तो ये तो मजाक की बात थी, बाकी होता बहुत ही ख़तरनाक है ये, क्योंकि बार बार आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। और अगर खून से बच गए तो B9 की टैबलेट फॉलिक एसिड की देनी पड़ेगी, और हो सकता है आजीवन आपको लेनी पड़े। और अगर आप लेना भूल गए तो ट्रांसफ्यूज़न तो पक्का ही है, खून चढ़ेगा। अब इसका परमानेंट इलाज क्या है, तो हालांकि इसमें रिस्क है, लेकिन बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अगर ये आपके सक्सेसफुल हो गया तो आप इससे निजात पा सकते हो। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये मनाया जाता है 8 मई को। अवेयरनेस इसके आगे लिख लेना, क्योंकि बीमारी से संबंधित जितने भी दिन होते हैं या तो प्रिवेंशन डे या तो अवेयरनेस डे के तौर पे मनाए जाते हैं। अब अलग अलग केसेस होते हैं। ये जो अल्फ़ा वाला प्रोटीन चेन है ग्लोबिन वाला, इसमें अगर एक जीन खराब है तो आपको महसूस भी नहीं होगा, आप सिर्फ नाम के लिए थाला फॉर अ रीज़न के शिकार हो गए। लेकिन अगर 2 जीन चले गए या रिप्लेस हो गए या 3 जीन रिप्लेस हो गए तो आपको दिक्कतें आएंगी, 3 में ज़्यादा आएगी, खून बार बार चढ़ाना पड़ेगा। और अगर चारों जीन आपके ख़राब हैं अल्फ़ा में, तो ऐसे में ना सीधे सीधे डेथ हो सकती है। और वहीं बीटा में 2 जीन हैं, अगर एक ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, 2 ख़राब है तो बार बार रक्त चढ़ाने की नौबत आ सकती है। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर साल 3 लाख बच्चों को प्रभावित करती है। अब जैसा कि इसका नाम है, इस वाली बीमारी में हमारी आरबीसी का शेप स्फेरिकल ना होके, क्योंकि हमारी जो ब्लड वीजल्स हैं, जो नस हैं, जो धमनियाँ हैं, वो किस टाइप की आरबीसी के लिए भगवान ने बनाई है, उनको गोल गोल स्फेरिकल। लेकिन यहाँ पे चांद जैसा शेप हो जाता है आरबीसी का, अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे। और ये वाला शेप हंसिया का भी होता है। हंसिया आप जानते ही होंगे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट, हंसिया के शेप की हमारी आरबीसी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीसी को कैसा भी रहने दो, हंसिया या फिर चाकू का शेप कैसे रहने दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अरे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ब्लड वेजल सिर्फ स्पेरिकल शेप के लिए बनी है। क्यों होता है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन का पोर्शन है जिसे ग्लोबिन कहते हैं, उसमें 2 चेन होती हैं अल्फ़ा बीटा, जिसमें से जो ये बीटा चेन है जिसमें 140 अमीनो एसिड होते हैं, और इन 140 में से जो 6ठे नंबर का एसिड है जिसे ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ये किससे रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह पे कौन आ जाता है, तो वैलिन, जिसका नेट चार्ज होता है 0 एटम की तरीके। और इसी वजह से आरबीसी का शेप स्पेरिकल से चेंज होकर सिकल शेप का, हंसिया के शेप का बन जाता है। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये आपको डायग्राम में आगे बताएंगे। बाकी इंडिया का टारगेट क्या है, साल 2047 तक इस वाली बीमारी से कंप्लीट निजात पाना है, एलिमिनेशन। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, हर साल 19 जून को। तो भाई आ चुके हैं अपने बहुप्रतीक्षित डायग्राम के ऊपर। ये जो हमारी ब्लड वेजल है किस चीज़ के लिए डिज़ाइन होती हैं, स्फेरिकल शेप की आरबीसी के लिए। तो ये आप देख सकते हो स्फेरिकल शेप की आरबीसी है, तो खून आराम से दौड़ रहा है अपनी स्पीड से 120-80 से, अगर बीपी नॉर्मल है तो इस वाली शेप के लिए डिज़ाइन होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में शेप ऐसा हो जाता है आरबीसी के ऊपर, और जब ये हो जाएगा ना
तो अभी पहले आपने क्या देखा कि आरबीसी ना तो ब्लड वेजल से चिपक रही हैं और ना ही कोई अवरोध पैदा कर रही हैं, सीधे सीधे आगे बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ पे कहीं इकट्ठा हो रही हैं, कहीं पे चिपक रही हैं ब्लड वेजल से। तो जब ज़्यादा चिपक जाएंगी तो वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो जहाँ नॉर्मल जो ऐसी वाली आरबीसी होती है, स्पेरिकल वाली, इनकी लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है, लेकिन जब हंसिया के शेप की आरबीसी हो जाएगी ना तो 10 से 20 दिन इसका लाइफ स्पैन रह जाएगा। 10 से 20 दिन में ये मर के स्प्लीन में जमा होने लगेंगी, तो स्प्लीन को भी दिक्कत है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका साइज़ बढ़ सकता है। और साथ में बोन मैरो को भी दिक्कत है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी आरबीसी बनानी पड़ सकती हैं। तो इसी वजह से जब 90-100 दिन का गैप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है खून की कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि हमारे जो बोन मैरो है भगवान ने ऐसा बनाया नहीं है कि वो 10 से 20 दिन में नई आरबीसी बना दे, या फिर जो स्प्लीन है उसका साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि उसका अपना रिज़र्व ब्लड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कभी ना कभी हमारा शरीर बीमार हो ही जाएगा। अब भाई साहब सीधे आएंगे अपने एमसीक्यू के ऊपर, जो कि आपको शुरुआत में खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका पीएच 7 से ऊपर होता है, तो बता दीजिए, पिछले वीडियो का टॉपिक है। अब इसके बाद इसको मिलाइए, तो जितनी चीज़ हमें पता है उतने पे फोकस करते हुए हम अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं अभी पता कि क्या फोटोग्राफी, क्या बैटरी, क्या कंडक्टर। तो ए का लिखेंगे 3, ए का 3 कहाँ पे है, डी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसी टाइप से कभी कभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आयोग चूँकि डायनेमिक हो चुका है इसलिए ऐसे क्वेश्चन अब कम ही देगा, तो इसलिए प्रॉपर कवरेज ज़रूरी है। अब इसके बाद है आरबीसी के हिसाब से सही कथन चुनिए। इसमें आयरन होता है क्या, सही है। रेड कलर मिलता है क्या ब्लड को, सही है। इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है क्या, इम्यूनिटी का काम डब्ल्यूबीसी का है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, ये नहीं है। जहाँ 3 है वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, तो एक ही बचेगा सी। चौथा क्यों सही है, क्योंकि ऑक्सीजन वही कैरी किए होते हैं। ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो हिंदी में, पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसके बाद है रेड कलर खून का किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन बी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है। असर्शन है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर का, और रीज़न है कि आरबीसी जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सेम देख लो हिंदी में, और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।